नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा एफसीआरए के बारे में कि अभी आज के समय जो मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, जिसमें बार बार सवाल उठ रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या होगा, सरकार क्या कर सकती है। उस वजह से अभी पार्लियामेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर नहीं पा रहा। नहीं तो सरकार का प्लान था कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लाकर गलत तरीके से कई देश जो भारत में चीजों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं फॉरेन फंडिंग के जरिए, इसे हम और ज्यादा कठोर कानून के साथ रोक पाते। अभी तक हम ऐसा नहीं कर पा रहे। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि एफसीआरए इज कमिंग, एफसीआरए इज कमिंग। अभी तक देखिए नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करेगा, एफसीआरए का जो अमेंडमेंट बिल सरकार पास करना चाहती है, ये नहीं हो पाएगा। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सवाल होंगे, फॉरेन फंडिंग मतलब क्या? अब कई चीज होती है। एक तो होती है इन्वेस्टमेंट, आपके देश पे निवेश हो रहा है, ऑब्वियसली ये तो आपको चाहिए, मगर ये फॉरेन फंडिंग ये किस बारे में है? कौन कौन से देश हैं जो बस फ्री का पैसा भारत में कई संगठनों को देने को तैयार है? ये बात पहले बहुत ज्यादा सरल भाषा में आपको मैं समझाता हूं। हम आज के समय जी रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के जमाने में। इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, लोग यूएस से कुछ परचेज करते हैं, पेमेंट्स हो रही है दुनिया भर की, मतलब चाइना से इंडिया, इंडिया से जापान, मतलब दुनिया भर में पेमेंट्स हो रही है। मगर ऐसे टाइम में भारत सरकार ने बहुत टाइम पहले ही ये बात देख ली थी कि भारत में कई जो एनजीओज हैं, इन्हें फंडिंग तो मिल रही है, इसमें काफी अच्छी फंडिंग भी होती है, अच्छा काम भी हो रहा होता है, मगर कहीं से कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाहर का कोई देश हजारों करोड़ों रुपए दे दे भारत के कुछ ऐसे एनजीओज को जो, या इवन संगठनों को जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। आप अगर एफसीआरए की वेबसाइट पे जाओगे ऑनलाइन, तो यहाँ पे ये बात साफ साफ लिखी है कि हम रेगुलेट करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटलिटी को, और इंश्योर करते हैं कि पैसा सही तरीके से यूज किया जाए, और इस तरीके से पैसा यूज हो कि कहीं से भारत के नेशनल इंटरेस्ट को इससे चोट ना पहुंचे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एफसीआरए के अंडर होता क्या है कि मान लीजिए कोई भारत में एनजीओ है, ये एनजीओ मान लीजिए भारत में कोई जो दिव्यांग लोग हैं उनकी मदद करने के लिए कुछ कैंप चलाता है। अब इनको अगर मान लो पैसे मिल रहे हैं यूएसए से या फिर यूरोप से, कई डोनेशन सेंटर्स वहां से होते हैं, उधर से पैसा आ रहा है, तो पहले ये लोग एफसीआरए की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इनको फिर 5 साल तक की एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिलेगी। उसके अंडर ये दुनिया के किसी भी देश से फंड्स रिसीव कर सकते हैं, और सीधी सी बात है, एनुअल रिटर्न्स भी इसकी फाइल करने होंगे इनको। और 5 साल के बाद जब इनका यहाँ पे एफसीआरए खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, इनको रीअप्लाई करना होगा उसके लिए। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि दुनिया में पैसे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, पैसे को लेकर दुनिया इतनी ज्यादा सेल्फिश होती है, तो ये हजारों करोड़ों रुपए कितने पैसे आते हैं भारत में एनजीओ को? ये देखो, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जो भी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट सोर्सेज से है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, पीआईबी का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की, तो इधर मैं आपको दिखा पाऊंगा पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16,000 से ऊपर एसोसिएशंस हैं भारत में, जिनको 23,000 करोड़ रुपए मिले हैं। हम यहाँ पे 100, 200, 300, 500 करोड़ की बात नहीं कर रहे। जो पेमेंट्स आती हैं ये 23,000 करोड़ की है। ये पैसा कहाँ से आता है? प्राइमरली यूएसए से। सबसे मैं कहूंगा कि 30 से 40% ये पैसा आता है यूएसए से, फिर आता है मैं कहूंगा यूके से, जर्मनी से और बाकी देशों से। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो खुद कंट्रीज है ना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये खुद बर्दाश्त नहीं करते कि इनके देश में कोई अगर एनजीओ है वो कहीं से भी कुछ भी पैसा ले ले और लॉबिंग शुरू कर दिया, मतलब यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको देता हूं, यूएसए में मान लो कि इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करना है एक जगह पर। चाइना चाहता है ये पावर प्लांट बिल्ड ना हो। चाइना के पास बिल्कुल ऑप्शन है कि ये लोग फॉरेन फंडिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे। यूएसए में कई एक्टिविस्ट बैठे हैं, कई एनजीओ बैठे हैं, उनको पैसा देना स्टार्ट कर दो और ये प्रदर्शन करना शुरू कर दो कि पेड़ नहीं कटने देंगे, पर्यावरण, और कुछ ना कुछ बस प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो। इशू जाएगा कोर्ट में, लंबे समय तक मामला अटका रहेगा, यूएस तरक्की नहीं कर पाएगा। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ, यूएसए के जो वहां पे लॉ मेकर्स हैं मुझसे पहले समझ चुके हैं। तो यूएसए में ऑलरेडी फारा नाम का एक लॉ एग्जिस्ट करता है, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके अंडर लॉबिंग, पब्लिक रिलेशंस, फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का डिस्क्लोजर आपको करना होता है। यहाँ पे अगर आप कहीं से भी दोषी पाए गए और ये पाया गया कि आप अमेरिका में किसी एनजीओ को पैसा दे रहे हैं जिसका अल्टीमेट एम भलाई करना नहीं है, बस ये है कि अमेरिका की तरक्की रुक जाए, अमेरिका में लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें, तो यहाँ पर देखिए क्रिमिनल और सिविल पेनल्टीज होती हैं, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। और रिसेंटली तो आप अगर देखो
तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने फारा के अंडर बड़े एक्शन लिए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यूएसए में आज के समय ये सवाल काफी उठ रहा है कि आखिर जो आदमी था जेफरी एप्स्टीन, जिसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, क्या ये एक फॉरेन एजेंट था? और अगर ये था तो फारा के अंडर, FARA के अंडर, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, क्या इसका डेटा यूएस गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या फिर अगर है तो क्या मिस्टर एप्स्टीन ने बिल्कुल वायलेट किया था फारा को? तो आप समझ सकते हैं ये सभी जो देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इन्होंने अपने देशों में कड़े कानून बना रखे हैं कि कोई बाहर का देश हमारे कंट्रीज में एनजीओ या फिर फॉरेन एजेंट्स का गलत इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे। अब फिर बात आती है भारत की। भारत ने जो ये FCRA कानून है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब इसको एनफोर्स किया था साल 2010 में। इशू काफी हद तक सिंपल था। हम ट्रैक करना चाहते थे कि हमारे किस एनजीओ को कितना पैसा आ रहा है, बाहर का कौन सा देश कहां से कितना पैसा दे रहा है। कुछ एटलीस्ट हमारे पास एक प्रॉपर रिसीट होनी चाहिए, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए। नहीं तो कहीं से भी किसी को पैसा मिल जाए तो वो तो इंडिया में कुछ भी करना शुरू कर देगा। और FCRA में ये बात लिखी हुई थी कि अगर आप इलीगल एक्टिविटीज करते हैं जो अलाउड नहीं है, जैसे अब तो खैर FCRA में टोटल 10 बार संशोधन हो चुके हैं। अब यहां तक लिखा है कि आप किसी का गलत तरीके से कन्वर्जन नहीं करवा सकते। अब मान लो कि कोई रिलीजियस संगठन है इंडिया से बाहर, वो चाहते हैं कि भारत में जो दिव्यांग लोग हैं उनकी मदद करें। आपको मदद करनी है, आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए हॉस्पिटल ओपन करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसकी आड़ में अगर आप लोगों का धर्म परिवर्तन कराना स्टार्ट कर दोगे तो ये अलाउड नहीं है। तो ये सब कानून ऑलरेडी है। अभी रिसेंटली जो ये मॉनसून सेशन जो आना था ना इस बार पार्लियामेंट में, इसमें एक और बदलाव लाने वाले हैं हम। इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में, FCRA में एक बड़ा बदलाव ये आएगा कि अब मान लीजिए कोई एनजीओ है, ये भारत में काम कर रहा था, इसका लाइसेंस, FCRA लाइसेंस सस्पेंड हो गया। इनको खूब सारे पैसे मिले हुए थे। अब इनके कई एसेट भी हैं, कई जमीनें खरीद रखी हैं इन लोगों ने, कुछ और टाइप के एसेट है वगैरह, गोल्ड परचेज कर रखा है कई जगह इन लोगों ने, उससे इनको जो भी है स्पेंडिंग पावर मिलती है। तो FCRA की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इनके एसेट्स को भी जब्त कर सकती है। ये एक गेम चेंजिंग मूव होगा। अब वो एनजीओज जिनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है अपने एसेट्स छुपा नहीं पाएंगे। इधर आप देख पाओगे। First, no more hiding assets. If an organization loses or surrenders its FCRA license, assets created using foreign contributions can now be taken into government custody through a newly created designated authority. Second, loophole is now closed. No more gaming the system. Earlier, organizations could simply let their license expire and continue using foreign funded assets. That loophole is now closed. Third, personal accountability. No more hiding behind the organization. The people running it can now be held personally accountable for violations under the law. ये बड़े बदलाव हैं। कई एनजीओज इसको लेकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कोई भी फील करेगा कोई एनजीओ, क्योंकि उनको सडनली अब अकाउंटेबिलिटी के और जरा करीब रख दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लो एनजीओ कुछ गलत काम कर रहा है, एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, फिर एक नया एनजीओ ओपन कर दिया उन लोगों ने। लोग तो वही है ना, ठीक है, काम वही कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस बार क्या है कि जो लोग हैं उस एनजीओ में वो भी डायरेक्टली अकाउंटेबल ठहरा जाएंगे। ये सब अमेंडमेंट बिल में लिखा हुआ था। अब ये बिल कब पास हम कर पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मगर यूएसए में मैं ऑलरेडी देख पा रहा हूँ इनके जो पॉलिटिशियंस हैं ये बहुत कंसर्न हो रहे हैं कि ये क्या कर रहा है भारत। हम लोग फ्री का पैसा देना चाहते हैं इनको, ये और कानून और ज़रा कड़े कर रहे हैं, हमें फ्री का पैसा देना दो ना। तो अब ये कह लीजिए यूएस की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये FCRA को लेकर काफ़ी कंसर्न है। जो यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट है इसको लेकर काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि इनको पता है कि इससे भारत में जो एनजीओज हैं इन पर अकाउंटेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अब ये आपको डिसाइड करना है, आप खुद सोच सकते हैं कि यूएस इतना ज़्यादा उत्साहित क्यों है भारत में हजारों करोड़ों रुपए सेंड करने के लिए। क्या सच में यूएसए के लोग इतने अच्छे हैं, हम इनको समझ नहीं पाए कि तो 20-30 हजार करोड़ रुपए ऐसे दे देते हैं, कहते हैं और लो और लो, या फिर देयर इज मोर टू इट। परहैप्स कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं दैट आवर कंट्री शुड बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट, और इसीलिए इस टाइप के जो लॉज हैं ये हम ज्यादा और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बट अगेन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये मैं कहूँगा थोड़ा सा एक अजीब सा कोइंसिडेंस है कि जब FCRA का जो हमको ये अमेंडमेंट एक्ट पास करना था उसी वक्त ये सब पॉलिटिकल ये इशू सामने आ रहे हैं, और परहैप्स देखना होगा कि शायद इस बार अमेंडमेंट एक्ट पास ना भी हो पाए। कुछ अपडेट्स होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है,
आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।